हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे गाउस का नियम और गाउस के नियम की व्युत्पत्ति हम लोगों ने की थी। अब अपन इसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है। तो गाउस के नियम के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गाउस के नियम के 5 अनुप्रयोग आपको दे रखे हैं और 5 अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग आपके लिए रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा है अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चौथा अपने पास है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पांचवा है चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं पहले पॉइंट, रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, कोई भी समरूप आवेशित रेखीय तार है, ठीक है, उसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, सबसे पहली बात तो कोई भी, जैसे मान ले तार, मान ले अपन ये तार है अपने पास, ठीक है, और समान रूप से इस पर आवेश फैला हुआ है, समरूप आवेशित है यानी समान रूप से इस पर कोई भी आवेश विद्यमान, ठीक है। अब देखो, इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र, पहले तो अपन दिशा निर्धारित करें कि विद्युत क्षेत्र है वो किस अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे मान लो इसकी दिशा को निर्धारित करने के लिए अपन ये मान ले, जैसे मान लो इसको गति जिसके कारण किसी ये बिंदु P मान लिया अपन ने और इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात तो कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, उस दिशा को अपन डिसाइड करें कि वो दिशा कौन सी आएगी। तो उसके लिए अपन मान लेते हैं तार पर कोई भी दो अल्पांश मान ले, समान परिच्छेद के दो अल्पांश अपन ने मान लिए, जैसे इंडिकेट कर देते हैं A1 ठीक है, समान परिच्छेद के क्षेत्रफल दोनों का समान है, ठीक है। और ये बिंदु कोई भी अपने पास से ये मान लेते हैं इसके मूल बिंदु से कितनी दूरी पर विद्यमान है, r दूरी पर विद्यमान है, अपने को इतनी दूरी पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, ये बनेगा लंब सीधे रहेगा, ठीक है। कितना जाएगा, जैसे मान लो इंडिकेट कर देते हैं कि अल्पांश के कारण है तो कितना हो गया DE, ठीक है। इस अल्पांश के कारण इस में कितना बनेगा DE, ठीक है। लेकिन देखो, दो अल्पांश अपन ने मान लिए और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन देखना चाहें तो अपने को दो डायरेक्शन प्राप्त हो रही है। जबकि आपको ये बात बताई थी, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था, उस समय आपको कहा था कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कभी दो दिशाएं प्राप्त नहीं होती। आपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़े थे, उसमें भी आपको बताया था कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। इसका मतलब एक बिंदु पर दो दिशाएं अपने को प्राप्त नहीं हो सकती। तो एक निश्चित दिशा बनाए, तो निश्चित दिशा बनाने के लिए क्या करें, इनको घटकों में विभाजित करें। जैसे मान लो कोई भी एंगल, ये एंगल कितना अल्फा के अल्पांश के कारण बिंदु P पर कोण कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, ठीक है। अब देखो, घटकों में विभाजित करो। घटक अपने पास दो थे, आपको पता है, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक, ठीक है। लंबवत घटक कितना होता है, कोई भी परिणामी होता है और उसके साथ है लंबवत घटक को किससे, साइन, और क्षैतिज घटक को किससे इंडिकेट करते हैं, कोस से। दूसरी बात ध्यान रखना कि क्षैतिज घटक वो ही होता है जिसके साथ परिणामी का कोई निश्चित कोण बनता हो, वो कौन सा कहलाता है, क्षैतिज घटक कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहीं पे अपन दिशा निरूपित करें तो सबसे पहले तो कौन सी हो जाएगी,
इसके लिए अपन देखना चाहें तो यही होगा, ठीक है। इसके लिए तो ये बनेगा, कितना आ जाएगा देखो, एंगल देखो ये अल्फा है तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा बन जाएगा। दूसरा, इसके लिए यदि घटक बनाना चाहिए तो एक घटक तो ये हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। अब देखो सबसे पहले तो इसके कारण तो कौन सा क्षैतिज घटक है, यही है, कितना हो जाएगा, डीई, और साथ में कोस और एंगल कितना है, अल्फा, डीई कोस अल्फा। इसका लंबवत घटक कौन सा बनेगा, डीई साइन अल्फा। घटक तो वियोजित करने आते हैं आपको कि कोस अल्फा अपने कैसे लिख दिया, साइन अल्फा कैसे लिख दिया, क्योंकि 11th क्लास में बहुत बार किया अपन ये काम, बहुत सी बार अपन ने सीखी है बातें, ठीक है। दूसरा देखो, इसके लिए डीई कोस अल्फा, इसका क्षैतिज घटक कौन सा होगा, इसका भी इधर हो जाएगा, डीई कोस अल्फा, और लंबवत घटक कौन सा हो जाएगा, डीई साइन अल्फा बन जाएगा। अब देखो दोनों समान परिच्छेद के अल्पांश अपन ने माने हैं, और दोनों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसके कारण भी वही मान होगा जो इसके कारण होगा, ठीक है। क्योंकि बिंदु आवेश अपन ने रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, और क्षेत्रफल आवेश आयतन आवेश घनत्व है, वो चीजें अपन ने पढ़ी है, उसमें अपन ने मान निकाला था प्रत्येक के लिए अलग अलग कि बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, Q/R², यही तो होता है विद्युत क्षेत्र, तो इसके कारण भी उतना ही होगा डीई का मान, और इसके कारण भी इतना ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों देखो, ये घटक दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं, और परिमाण में क्या है, दोनों सेम है, तो ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, यानी साइन घटक तो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। साइन घटक तो क्या हो जाएगा, निरस्त। बाकी देखो जब ये दोनों ही निरस्त हो जाएंगे तो वैल्यू किसके कारण बनेगी, दोनों घटकों के कारण बनेगी, यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो देखो कौन सी बनेगी, पृष्ठ के लंबवत बन रही है, यानी इसके लंबवत दिशा अपने को प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों घटक सेम इसी दिशा में बन रहे हैं, तो दिशा कैसी प्राप्त होगी, पृष्ठ के लंबवत दिशा अपने को प्राप्त होगी, ठीक है। दूसरी बात देखो, आपने विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको पता ही है, अपन यदि गाउस का नियम उपयोग में लेके और विद्युत क्षेत्र का परिकलन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, कोई भी गाउसीय पृष्ठ चाहिए, कोई बंद गाउसीय पृष्ठ चाहिए जिसके आसानी से अपन विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सके, ठीक है। तो देखिए ये बात तो समझ में इतनी, तो केवल थ्योरेटिकल रूप में आपको दिशा दर्शाने इतना काम अपन ने किया था, वो किसके लिए किया था, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया था कि इसकी दिशा कितनी प्राप्त होगी, ठीक है। तो दिशा अपने को प्राप्त हो गई। देखो नेक्स्ट अपन अनुप्रयोग करेंगे, वो भी सेम ऐसा ही है, ठीक है, उसकी दिशा भी अपन इसी अकॉर्डिंग ज्ञात करेंगे, और उसके लिए जो तीसरा भी अपन ज्ञात करेंगे तो उसके लिए भी ऐसा ही करेंगे, यानी कहने का मतलब रेखीय या पृष्ठ दोनों की जब बात होगी तो उसकी दिशा का निर्धारण इसी वे में किया जाएगा, ठीक है, और सबके लिए दिशा उसकी कौन सी, लंबवत प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में वापस देख लेंगे, एक बार अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिशा का पता लगा अपने को कि दिशा क्या होगी, इसकी लंबवत होगी। अब देखो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें अपन बात किसकी कर रहे हैं, समरूप आवेशित रेखीय तार हैं, तो रेखीय तार पर आपको पता है कि कौन सा घनत्व लगेगा, रेखीय आवेश घनत्व ये बनेगा, एक तार पर आवेश समान रूप से फैला है तो कौन सा बनेगा, रेखीय आवेश घनत्व बनेगा। मान लेते हैं कि कोई भी रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा का तार है, तार मान लेते हैं अपन ये ना, ठीक है। इस पर देखिए, इस पे आवेश समान रूप से फैला है, अब देखो सबसे पहली बात, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करो, इसे कोई भी बंद गाउसीय पृष्ठ मानिए, और वो बंद गाउसीय पृष्ठ मान लेते हैं अपन L लंबाई का एक बेलन मान लेते हैं इसके लिए,
इसके लिए बंद गाउसीय पृष्ठ है जिसकी लेंथ कितनी है L। ठीक है, रेखीय तार है तो लंबाई मान ली अपन ने L। अब देखो फिर उसके बाद अपन क्या करें, तीन पृष्ठ बनने इसके लिए तीनों पृष्ठ अलग अलग माने, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं S1 पृष्ठ, ये मान लेते हैं S2, ये मान लेते हैं S3। ठीक है, अब देखो तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने को किधर प्राप्त हुई थी, यही प्राप्त हुई थी, यानी इसके लंबवत। तो देखो सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, यही होगी E1 मान लिया। ठीक है, इसके लिए इसके लंबवत इधर ही तो थी, तो मान लेते हैं ये भी कोई अल्पांश ही है, डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये 2 की हो गई। ठीक है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र इसके लिए भी इधर ही बनेगा। तीनों के लिए चाहो आप सेम मान लो, अलग अलग मानना चाहो अलग अलग मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात अपने पास बनती है कि अपने को तो विद्युत क्षेत्र चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए तो इसके लिए सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी अपने को निरूपित करनी है। तो इसके लिए देखो डीएस की डायरेक्शन कौन सी होगी, पृष्ठ के लंबवत सदिश क्षेत्रफल की दिशा। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था और ये भी कहा था कि अनुप्रयोग जब अपन करेंगे उस समय इस चीज की अपने को आवश्यकता होगी। तो बताइए दिशा कौन सी होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ये बनेगा, तो इसके लिए तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, DS1। ठीक है, इसके लिए पृष्ठ ऐसा है तो इसके लंबवत बाहर की ओर ये हो गया DS2। इसके लिए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ये हो गया DS3। बन जाएंगे तीनों मान। अब देखिए अब अपने को गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम क्या कहता है, फाई इक्वल्स में समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, फाई ई फ्लक्स ही है, फ्लक्स को अपन जानते हैं कितना होता है, EDS cos थीटा होता है, यानी E डॉट ds होता है, E डॉट ds उसको क्या लिख सकते हैं अपन, EDS cos थीटा इक्वल्स में कितना हो जाएगा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो तीन प्रश्न अपने पास, ये तो टोटल की बात हो गई, अपने को तो तीन प्रश्न तो इसे कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, तीन पार्टों में। इसको ऐसा लिख दूं मैं, S1 E1 DS1 cos थीटा प्लस S2 E2 DS2 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 E3 DS3 cos थीटा। देखो यहां से कंफ्यूज नहीं होना आपको कि E1 E2 E3 अपन ने तीन अलग अलग माने हैं, चाहो तो इनको सेम भी मान सकते हो। ठीक है, या अलग अलग मानना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। इक्वल्स में कितना है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में इतनी। अब देखो इनके लिए एंगल डिसाइड कीजिए, यहाँ पे थीटा है वो कौन सा है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश के मध्य बना कोण है, यानी विद्युत क्षेत्र E और DA के मध्य बना कोणित तो है। तो पहले के लिए लिखे अपन S1 के लिए, देखो S1 के लिए कितना बनेगा, E और DS के एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं, तो लंबवत है, दोनों बीच कोण कितना है 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 90, और आपको पता है कोस 90 कितना होता है 0। दूसरे के लिए देखो S2 के लिए थीटा कितना है, दोनों के एक दूसरे के अनुदिश है, तो थीटा 0 यानी कोस 0 कितना हो जाएगा 1। तीसरे के लिए थीटा कितना है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोस 90 कितना होगा 0। ठीक है, तीनों मान आ गए अपने पास थीटा के, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो कितना बनेगा, S1 E1 DS1 कोस पहला कितना है S1 के लिए 90 प्लस में इंटीग्रेशन S2 E2 DS2, दूसरे के लिए कितना है कोस 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 E3 DS3 कोस तीसरे के लिए कितना है 90 इक्वल्स कितना है समेशन Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ये तो कितना हो गया, cos 90 है, cos 90 जीरो होता तो ये भी जीरो, इसमें भी cos 90 है तो ये भी क्या हो गया जीरो। बचा कौन सा, ये पृष्ठ बचा अपने पास। ठीक है, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन s2 e2 ds2 cos 0 इक्वल्स कितना है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए cos 0 का मान रख देते कितना एक है। ठीक है, तो कितना होगा e2 ds2, e2 को तो मैं बाहर निकाल दूं। ठीक है, e2 है e के बराबर ही तो है, और साथ में कितना है इंटीग्रेशन, ये ऐसे लिख देते हैं e2 है वो e के बराबर ही तो है, तो इसको ऐसा लिख दूं मैं e ds2। ठीक है, e इंटीग्रेशन में s2 ds2 इक्वल्स में समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अपने पास दो वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ds2 का मान कितना होगा और समेशन q का मान कितना होगा। ठीक है, रखो तो देखो इंटीग्रेशन ds2 ऐसे लिख रहे हैं अपन, ये तो मान लो समीकरण 1 मान लेते हैं अपन। इंटीग्रेशन ds2 देखो कितना होगा, एक वक्र पृष्ठ तो अपने पास, और बेलन का वक्र पृष्ठ का मान कितना होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई RH यही होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई RN बन जाएगा। तो ds2 तो कितना हो गया 2 पाई RL। ठीक है, और समेशन क्यों, आवेश का मान टोटल कितना होगा, देखो रेखीय तार है, और रेखीय तार के लिए अपन ने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा इक्वल से q बाई l, यही पढ़ा था, यानी टोटल आवेश q इक्वल्स में कितना हो जाएगा लेमड़ा l बनेगा, तो कितना हो जाएगा समेशन q लेमड़ा l, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना बनेगा e इंटीग्रेशन ds की जगह कितना है 2 पाई RL इक्वल्स में समेशन q की जगह कितना है लेमड़ा l बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बनेगा कितना हो जाएगा देखो मान इसके लिए e का मान चाहिए अपने को, तो e इक्वल्स में कितना बनेगा लेमड़ा l बाई 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, l से l कैंसिल, यानी वैल्यू कितनी है e इक्वल्स में लेमड़ा अपॉन 2 पाई, मैं ऐसे लिख दूं इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू r। ठीक है, देखिए e इक्वल्स में देखो इसको ऐसा बना दिया अपन, ये अपन अब वैल्यू अपने पास है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में कितना लेमड़ा अपॉन r। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख दूं, ये k का मान बना दे अपन, इसको ऐसा लिख दें 2 अपॉन में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में कितना लेमड़ा बाई r बन जाएगा। तो देखो e इक्वल्स में ये तो मान किसका हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्या। ठीक है, और ये कितना हो गया 2 लेमड़ा अपॉन r। ठीक है, यानी कितना बन जाएगा e इक्वल्स में 2k लेमड़ा अपॉन कितना आ जाएगा r। ये आएगा किसके कारण, रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी कितनी 2k लेमड़ा अपॉन में r आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। साथ में देखो इतना सा ध्यान और रखो कि इसके लिए दिशा भी आप दर्शाना चाहो तो एकांक सदिश और दर्शा दो इसके लिए इक्वल्स में 2k लेमड़ा अपॉन r इंटू r के, वो क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन को भी निरूपित करेगा। ठीक है, बात समझ में आसान सा पॉइंट रखना। ये था अपना गाउस का पहला अनुप्रयोग कि रेखीय तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपन दूसरा पॉइंट करें तो दूसरा कौन सा अपने पास है, समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए
समरूप आवेशित, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि चालक और अचालक पट्टिका में अंतर क्या होता है। पता है ना सभी को आपको। देखो चालक पट्टिका के अंदर तो आवेश, दोनों की बात करें चालक और अचालक की, तो आवेश है वो चालक पट्टिका यदि है अपने पास तो उस पर आवेश उसकी सतह पर विद्यमान होता है, ठीक है। और यदि अचालक पट्टिका है तो उसमें आवेश उसके अंदर विद्यमान होता है, यानी उसमें सतह पर विद्यमान नहीं होता और चालक में क्या होता है, सतह पर विद्यमान होता है, ठीक है। देखो अपने पास कौन सी है, ये पट्टिका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो वही दिशा का निर्धारण करें इसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीडली बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये पट्टिका अपने पास, काम अभी किया था वो का वही करेंगे। इसके कारण मान लो किसी बिंदु पर अपने को क्या चाहिए, अपन दिशा का निर्धारण कर रहे हैं, वैल्यू तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले क्या इसके लिए दिशा है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये मान लिया बिंदु P जिस पर अपने को किसका मान चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चाहिए। अचालक पट्टिका इसका मतलब आवेश इसके अंदर विद्यमान है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसे क्या करें अपन, दो पार्टों में डिवाइड करें। मान लेते तो अल्पांश, एक ये मान लेते हैं A1, एक ये मान लेते हैं A2, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र है, ये हो जाएगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है, ये बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे घटकों में वियोजित कीजिए। घटक ये कोण मान लो थीटा है, ये भी थीटा है, तो इसके घटक कौन से बनेंगे, ये एंगल भी थीटा बनेगा, ये भी क्या बनेगा, थीटा। यानी जो काम अपन ने अभी किया था वो का वो सेम काम है। कहने का मतलब ये है कि चालक पट्टिका हो, अचालक पट्टिका हो या रेखीय तार हो, उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन पृष्ठों के, तार है तो तार के लंबवत, पट्टिका है तो पट्टिका के लंबवत प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसे भी घटकों में वियोजित करेंगे तो ये तो बन जाएगा इसका साइन घटक डी साइन थीटा, ये बन जाएगा इसका कोस घटक। इसके लिए कौन सा होगा, ये तो हो जाएगा डीई कोस थीटा और ये हो जाएगा इसका डीई साइन थीटा, ठीक है। तो अब साइन है, डीई का मान देखो दोनों अल्पंश समान परिक्षेप क्षेत्रफल के, तो इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सेम ही बनेगी। तो ये दोनों घटक तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो वैल्यू किसके कारण आएगी, डीई कोस थीटा, यानी इस क्षैतिज घटक के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को प्राप्त होगी। तो देखो पृष्ठ भी कैसा है, लंबवत ही तो है कि नहीं। अब देखो मेन काम अपना ये तो डायरेक्शन दर्शानी थी आपको, तो जो काम पहले किया था वो का वो काम करके आप डायरेक्शन निर्धारित कर सकते हो। अब काम है अपने पास कौन सा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी प्राप्त होती है, उसका मान अपन कैलकुलेट करें। तो देखो सबसे पहला काम तो क्या है कि वो इसके लिए कोई ना कोई बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है, ठीक है। टोटल आवेश इसके अंदर विद्यमान है। अब जैसे मान लो इसके लिए बंद गाउसीय पृष्ठ, वही एक बंद गाउसीय पृष्ठ सिलेंडर या बेलन की कल्पना अपन करते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके लिए बंद गाउसीय पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये एक बेलन अपन ने मान लिया, ठीक है। अब देखो पहला काम तो अपने पास यही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या है, मान लो ये पट्टिका है तो इसके लंबवत है, इसके लंबवत ही थी, चाहे वो लंबवत इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लंबवत इधर भी आ सकता है या फिर इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसे क्या करें अपन, वो ही तीन पार्टों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीन पृष्ठ अपने पास, एक ये रहा और एक ये वाला, ठीक है ना। ये लंबवत पृष्ठ है, ये दोनों वर्ताकार पृष्ठ है। तो इन्हें पहले तो पृष्ठ का मान दे दो, जैसे S1, ये S2 हो गया, ये मान देते हैं S3 हो गया, ठीक है। इन पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, चालक का पट्टिका है तो इसके अंदर ही तो आवेश विद्यमान है, तो इधर से भी देखना चाहिए तो इसके लंबवत इधर ही होगी। ये तो नहीं कि इधर से अपन देखना चाहिए तो वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण
इधर और इधर से देखें तो इधर लंबवत हो जाएगी। अब देखो इसके लिए तो कौन सी हो जाएगी, डीई या ई मान लेते हैं या डीई मान लेते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसके लिए ई की डायरेक्शन कौन सी है, यही है। ठीक है, इसके लिए इधर हो जाएगी, ये हो गई ई की डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी बात अपने को देखनी है क्षेत्रफल की दिशा। क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी, देखो इसके लिए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ds3, इसके लिए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी पृष्ठ मान लो ये अपने पास है तो इसका ये पृष्ठ है, तो इसके लिए कौन सी होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो इसके लिए हो गई पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, इसके लिए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी हो जाएगी ds1। हो गई तीनों डायरेक्शन। डायरेक्शन निर्धारित करने अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपने दिशा पहले देख ली थी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अपने को पता लग गई। अब देखो इसके लिए अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले वही गाउस के नियम से देखो, अभी अपन ने मान निकाला था ना तार के कारण, उसके लिए अपन एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपके लिए। आपको वो वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, इक्वल्स में 2 के लेमड़ा अपॉन में आर। यानी देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता आपको कि ई व आर एक रेखीय तार के लिए तार से बिंदु की दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य वक्र बनाइए। तो यहां से चीज ध्यान रखना आप, ई व्युत्क्रमानुपाती किसके था, आर के। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन कैसा, ई व आर में ग्राफ तो आपको पता है कैसा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हैं तो कैसा हो जाएगा, परवलयाकार। ठीक है, कई बार आपको ऐसा दे देता है कंफ्यूज करने के लिए कि ई व 1/r में ग्राफ बनाइए, ई व 1/r में ग्राफ बनाइए, तो वो कैसे बनाओगे आप, देखो ई 1/r के तो क्या है, समानुपाती है, तो ई और 1/r में ग्राफ कैसा बन जाएगा, दोनों समानुपाती है तो कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है ना, छोटी सी बात और नोट कर लेना आप। फिर देखिए गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है, फाई इक्वल्स में समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ठीक है, इसको कैसा लिखे, वही फाई फ्लक्स ही तो है और फ्लक्स का मान कितना था, इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा इक्वल्स में कितना है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान रखो देखो वही तीन पृष्ठ अपने पास, तो पहला तो S1 ई ds1 cos थीटा प्लस S2 ई ds2 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 ई ds3 cos थीटा इक्वल्स में क्या है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर सबसे पहले तो पहले पृष्ठ के लिए S1 के लिए देखो S1 ये रहा, S1 के लिए देखो दोनों में E और ds के मध्य कोण कितना है, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, यानी cos 0 क्या बन जाएगा, 1। दूसरा S2 के लिए, S2 के लिए कितना है, थीटा S2 के लिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, cos 90 कितना होगा, 0। ठीक है, तीसरा S3 के लिए, S3 के लिए थीटा कितना हो जाएगा, देखिए S3 के लिए ई और ds एक ही दिशा में है, थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 0, यानी cos 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई, समीकरण में पुट कर दीजिए। देखो कितना हो जाएगा, पहले के लिए इंटीग्रेशन S1 ई ds1 cos पहले के लिए 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 ई ds2 cos दूसरे के लिए 90 प्लस इंटीग्रेशन S3 ई ds3 cos 0 इक्वल्स में कितना है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो cos 90 वाला मान तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो अपने पास वैल्यू कौन सी बची, इंटीग्रेशन S1 e ds1 cos 0 कितना होता है 1, और ये भी मान cos 0 का 1, प्लस में इंटीग्रेशन S2 e ds2 इक्वल्स में कितना हो जाएगा समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा। अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख दूं e इंटीग्रेशन S1 ds1 प्लस में e इंटीग्रेशन S2 ds2 इक्वल्स में समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां से जो अपन ने अल्पांश माने हैं, ये देखो सॉरी S3 है ना, दूसरा प्रश्न S3, देखो S1 और S3 दोनों कौन से वर्ताकार पृष्ठ हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल सेम ही होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ds1 और इंटीग्रेशन ds3 को एक क्षेत्रफल मान ले अपन कोई भी। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि इंटीग्रेशन S1 ds1 इक्वल्स में इंटीग्रेशन S3 ds3 इक्वल्स में मान लेते हैं कोई भी मान 1। ठीक है, दूसरा अपने पास है समेशन क्यू। समेशन क्यू आपको पता है, देखो कौन सा बन रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व बन रहा है, और अपन मान के चलते हैं इसके लिए कि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा होता है। तो आपने पढ़ा था सिग्मा इक्वल्स में कितना था, क्यू अपॉन ए, यही था। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बन जाएगा। तो यहां से समेशन क्यू कितना बनेगा, सिग्मा ए, ये बनेगा। वैल्यू पुट कीजिए, देखो समेशन ई ds1 की जगह ए प्लस दूसरे में ई ds2 की जगह कितना है ए इक्वल्स कितना है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ठीक है, अभी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान भी पुट कर देते हैं। देखो ई ए कितना हो गया 2EA इक्वल्स में समेशन क्यों, देखिए कितना है सिग्मा ए बाई कितना है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान किसका चाहिए अपने को, ई का, तो ई इक्वल्स में सिग्मा ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। इससे ये कैंसिल है, यानी ई कितना बनेगा अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ जाएगी किसके कारण, समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसके लिए अपन वक्र दर्शाना चाहिए, तो सबसे पहले तो देखो क्या इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र का मान आ रहा है वो किसी दूरी पर निर्भर कर रहा है, कि उससे जो अपन ने मानी थी कि अचालक पट्टिका के कारण r दूरी पर बिंदु जो अपन ने माना था, तो क्या ये बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है। तो एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व बीच की दूरी r के मध्य वक्र बनाइए, तो वक्र कैसा होगा, r क्या यहाँ पर नियत r पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वक्र कैसा हो जाएगा, ई व r के मध्य कैसा आएगा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। यदि आपको ऐसा पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के मध्य वक्र बनाइए, तो वो कितना हो जाएगा, ये तो किसमें था, ई व r में, दूसरा बनाना अपने को किसमें, ई व सिग्मा में। तो देखिए ई और सिग्मा दोनों क्या एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो समानुपाती के लिए आपको पता है ग्राफ कैसा बनता है, ये बन जाएगा। ठीक है, बहुत आज के लिए दोनों प्रयोग, बाकी 3 अब अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।